नमस्कार। बिहार के मुख्यमंत्रियों की कहानी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज जिस मुख्यमंत्री की बात हम लोग करने वाले हैं उनका नाम है श्री विनोदानंद झा जी। श्री विनोदानंद झा मुख्य रूप से देवघर के निवासी थे और वे बिहार के मुख्यमंत्री कैसे बने, कब बने, मैं आपको बताता हूँ। यह वर्ष 1961 का था। 31 जनवरी 1961 श्री बाबू का निधन हो जाता है और उसके बाद तत्काल प्रभाव से तब के जो हमारे राज्यपाल साहब थे, जो महान शिक्षाविद थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने, तो उन्होंने सबसे जो कैबिनेट में सीनियर थे दीप नारायण सिंह जी, उनको मुख्यमंत्री पद का भार दे दिया। अब विधायक दल का नेता चुनना था, तो इसके लिए लामबंदियाँ शुरू हो गई और यहीं से वास्तव में बिहार में तिकरमबाजियों का दौर शुरू हो जाता है। पहले कोई तिकरमबाजी बिहार की राजनीति में नहीं थी। यहीं से सारे तिकरम, बिहार की राजनीति का जो ग्राफ है वह नीचे की ओर जब आना शुरू हुआ तो मेरे समझ से यहीं से शुरू होता है, क्योंकि उस समय कुल मिलाकर के 4 धारा बिहार की कांग्रेसों में था। श्री बाबू के निधन के बाद ये 4 धारा बन गए थे। भूमिहारों का एक अलग गुट बन गया था जिसका नेतृत्व महेश प्रसाद सिन्हा कर रहे थे। राजपूतों का एक अलग गुट बन गया था जिसका नेतृत्व अनुग्रह बाबू के सुपुत्र श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी कर रहे थे और विनोदानंद झा जी ब्राह्मणों के गुट के नेता थे और कायस्थ के गुट के नेता कृष्ण वल्लभ सहाय जी थे। यहीं से गुटबाजी, तिकरमबाजी की शुरुआत बिहार की राजनीति में होती है। जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह साहब, ये आपस में इनकी गुटबाजी शुरू हो जाती है बिहार की राजनीति में, और जो ग्राफ नीचे की ओर जाती है, आज आप देख लीजिए कि बिहार की राजनीति का क्या स्तर हो गया है। तो कहीं न कहीं से बर्बादी की शुरुआत तो होनी थी, तो शुरुआत यहीं से होती है। सबसे बड़े खिलाड़ी थे के.बी. सहाय साहब, कृष्ण वल्लभ सहाय, जो बाद में मुख्यमंत्री बनते हैं। उनका तिकरम था कि हम येन केन प्रकारेण बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं श्री बाबू के स्वर्गवास होने के पश्चात। परंतु खेल इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके नाम पर राजपूतों की लॉबी उनको सपोर्ट करने से मना कर रही थी। राजपूतों का समर्थन के.बी. सहाय को बिल्कुल नहीं था और महेश प्रसाद सिन्हा काफ़ी कमज़ोर लॉबी को नेतृत्व कर रहे थे। तो ऐसे में के.बी. सहाय ने दिमाग लगाया कि अगर कोई ब्राह्मण चेहरा को हम आगे कर देते हैं तो राजपूत का सपोर्ट हमें मिल जाएगा, राजपूत लॉबी का। देखिए कितनी ओछी राजनीति की शुरुआत होती है हमारे बिहार में। यहीं से सबसे जो निकृष्टतम राजनीति की शुरुआत कह सकते हैं, जो आज रसातल में हमारी बिहार की राजनीति है, जहां जनता की आकांक्षा कहीं दूर रो रही है और नेता सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी के लिए मरे जा रहे हैं, तो इसकी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। तो मेरे समझ से यहीं से शुरुआत हुई थी। के.बी. सहाय साहब दिमाग लगा दिए कि अभी वक्त ऐसा है कि किसी तरह से राजपूतों की लॉबी की मदद ले करके ये पंडित विनोदानंद झा को मुख्यमंत्री बना दो, और समय के साथ जब मौका आएगा तो इसको मुख्यमंत्री पद से हटाकर हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यहीं से असल खेल शुरू हो जाता है और यही होता भी है। विनोदानंद झा जी 18 फरवरी 1961 को बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाए जाते हैं। वैसे तो मूल रूप से कहा जाए तो ये दूसरे ही मुख्यमंत्री थे,
लेकिन बीच में 17 दिन के लिए उदित नारायण सिंह जी कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना दिए गए थे, इसलिए इनका मूल नंबर तीसरा ही होगा। तो इस तरह से 18 फरवरी 1961 को विनोदानंद झा जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब देखिए कि विनोदानंद झा जी बहुत बड़े खिलाड़ी थे। जितने बड़े खिलाड़ी के.वी. सहाय साहब थे, उनसे भी तेज ये निकल गए। और संजोग ऐसा होता है कि 1962 का चुनाव होता है, तो 1962 की चुनाव में 318 सदस्यीय जो विधानसभा की सीट थी, उसमें संजोग से विनोदानंद झा जी को 185 सीटें आ जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि विनोदानंद जी काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है कि जब 1962 का चुनाव आया तो तिक्रम फिर से शुरू हो चुका था, क्योंकि अलग अलग गुटों में ये लोग बटे हुए थे। टिकट आप जानते ही हैं कि हमारे गुट के व्यक्तियों को टिकट मिले, हमारे गुट के व्यक्तियों को टिकट मिले। तो 3 गुट ऑलरेडी इनमें से बन चुके थे। एक गुट के.वी. सहाय का था जो अपने पक्ष में ज़्यादा सीट चाहते थे, एक गुट विनोदानंद झा का था जो अपने पक्ष में ज़्यादा सीट चाहते थे, और एक गुट A.Q. अंसारी साहब थे जो तत्काल उस वक्त बिहार कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो ये 3 धारा में बिहार की राजनीति बिल्कुल रूप से स्पष्ट रूप से बंट चुकी थी। अब केंद्रीय राजनीति को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू तत्काल प्रधानमंत्री थे, उनको हस्तक्षेप करना पड़ा। गुटबाजी को बंद करो, और इस गुटबाजी को बंद करने के लिए उन्होंने 3 बड़े शख्सियत को भेजा। ये 3 बड़े शख्सियत हैं सरदार स्वर्ण सिंह जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। देखिए, ये तीनों केंद्र की तरफ से पर्यवेक्षक बना करके भेजे जाते हैं ताकि बिहार की राजनीति को थोड़ा सा ठहराव मिले, वहाँ गुटबाजी बंद हो। आगे के एपिसोड में फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर उन लोगों के आने के बाद क्या हुआ। हम यह कहानी आपको इसलिए सिलसिलेवार ढंग से सुनाना चाहते हैं कि बिहार के बच्चों को खास करके समझ में आ जाए कि बिहार की राजनीति की दशा और दिशा और ये दुर्दशा आखिर क्यों हुई, किस तरह के लोग हमारे प्रांत के मुखिया बनते रहे और आज सबकी आकांक्षा रो रही है, सब तरफ से लोग तितर बितर हो गए हैं। तो अगर आपको मेरा यह बिहार के मुख्यमंत्रियों की कहानी अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब, ताकि मेरा मनोबल बढ़ेगा। अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। अगले एपिसोड में हम आगे की फिर चर्चा करेंगे क्या होता है जब बिहार में केंद्र से भेजे जाते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, सरदार स्वर्ण सिंह जी और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।